जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो बिहार दरोगा का दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था पर जो फर्स्ट बैच चला जा रहा था बिहार दरोगा के लिए, उसी का दोस्तों हम लोग जो होमवर्क सीरीज चालू किया गया है, जो दोस्तों उसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और आज का दोस्तों होमवर्क डे 1 देखने वाले हैं। अभी तक दोस्तों टोटल एक ही हुआ है, तो प्रत्येक होमवर्क सीरीज में दोस्तों टोटल 30 क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो कि बिहार दरोगा फर्स्ट बैच के है। तो उसी 30 क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन के साथ देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तथा यह कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना पूछेगा तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 ईस्वी में याद रखिएगा। और दोस्तों यह टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार में शांति के नोबेल पुरस्कार को कहां से प्रदान किया गया था। तो शांति का दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है यह नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो से, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जाने लगा है। तो अर्थशास्त्र में क्या है दोस्तों, तो देखिए प्रदान किया जाने लगा है दोस्तों वर्ष 1969 से, लेकिन घोषणा कहेगा तो घोषणा दोस्तों 1968 में होता है, याद रखिएगा। घोषणा 1968 में होता है, लेकिन दोस्तों प्रदान किए जाने लगा है 1969 ईस्वी से। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के कितने वर्ष के उपरांत नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु जो डायनामाइट के दोस्तों आविष्कार कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल। और दोस्तों इन्हीं के मृत्यु के कितने वर्ष के उपरांत नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था, तो दोस्तों 5 वर्ष के बाद। क्योंकि दोस्तों देखिए इनका जो जन्म हुआ था वह दोस्तों 1833 में हुआ था, और मृत्यु क्या दोस्तों 1896 में हुआ था। और पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1901 में। तो इसलिए दोस्तों 1896 के बाद हो जाएगा 1901 तक, टोटल 5 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देना है, 5 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार उनको किस कृति के लिए दिया गया था। तो पहले भारतीय थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इनको दोस्तों गीतांजलि कृति के लिए, गीतांजलि कृति के लिए। नेक्स्ट दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए दोस्तों कूटों का यहाँ पे आपका प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों जो भी व्यक्ति का नाम दिया गया है और दोस्तों जो भी नोबेल पुरस्कार संबंधित दिया गया है, यह दोस्तों 2024 से संबंधित, याद रखिएगा 2024 से। यहाँ पर दोस्तों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकोन को बताइए दोस्तों किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको दोस्तों याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है कि एच हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इनको दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि डेविड बेकर व जॉन जम्पर, जिनको दोस्तों डेविड बेकर और जॉन जम्पर को रसायन शास्त्र के में ध्यान देना है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलान कर दें, यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये सभी दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है 2024 में दिया गया, याद रखिएगा 2024 का, 2024 का। चलिए नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करके आपको लिख दिया गया है कि 2143। नेक्स्ट है कि निहोन हिंडाक्यो समूह को 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका संबंध दोस्तों किस देश से है। तो यहाँ से एक बात और आपको याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया है, तो निहोन हिंडाक्यो को। और यह दोस्तों आपको जापान से संबंधित व्यक्ति है, जापान से। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय दोस्तों हरगोविंद खुराना थे, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है कि सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे, तो दोस्तों अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा 1998 में अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट है कि सन 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस आंदोलन से है। तो देखिए दोस्तों कैलाश सत्यार्थी का जो संबंध है यह बचपन बचाओ आंदोलन से, बचपन बचाओ आंदोलन से, याद रखिएगा। और कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। नेक्स्ट है कि SCO 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो SCO 2024 का आयोजन दोस्तों अस्ताना में किया गया है। और फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि SCO में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो SCO में दोस्तों टोटल 10 देश शामिल है, याद रखिएगा। टोटल कितने देश है, 10 देश शामिल है। और यह अस्ताना का है दोस्तों, तो कजाकिस्तान के एक शहर है अस्ताना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था
और इसकी समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि साराजेवा हत्याकांड और दोस्तों वर्साय की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। साराजेवा हत्याकांड दोस्तों याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ना, उनको साराजेवा ही जगह पर दोस्तों उनको हत्या कर दिया गया था, जिनका नाम था फर्डिनेंड, याद रखिएगा। तो उसी को दोस्तों कहा जाता है घटना को साराजेवा हत्याकांड। नेक्स्ट है कि मानव विकास को यूएनडीपी के द्वारा कुल कितने आधार पर जारी किया जाता है? तो दोस्तों टोटल 3 आधार पर, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्यास्था और शिक्षा। स्वास्थ्य, जीवन प्रत्यास्था और शिक्षा याद रखिएगा, टोटल 3 आधार पर किया जाता है। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों कि मानव विकास किस संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो याद रखना है यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन में दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी हो और चाहे राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 से संबंधित, याद रखिएगा अनुच्छेद 61 है। 15 कह रहा है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसके द्वारा हस्तांतरित किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा मीर कासिम के द्वारा। देखिए दोस्तों, मुगल के वंश, जब मुगल काल चल रहा था तो उस समय दोस्तों बंगाल की राजधानी जो था वह ढाका हुआ करता था, याद रखिएगा ढाका। फिर ढाका से दोस्तों मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां के द्वारा लाया गया था, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर दोस्तों मीर कासिम के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। तो बंगाल का दोस्तों टोटल 3 राजधानी था और तीनों राजधानी हम आपको यहाँ बता दिए हैं, तो तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल को कितनी अवधि के लिए लगाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, आंतरिक आपातकाल की चर्चा कर रहा है दोस्तों, आंतरिक आपातकाल का। तो पहली बार दोस्तों आंतरिक आपातकाल टोटल 21 माह के लिए लागू हुआ था, 21 माह के लिए, जो 1975 से दोस्तों 1977 तक चला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना में शामिल भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो दोस्तों आईएनएस अरिहंत हो जाएगा, याद रखिएगा आईएनएस अरिहंत हो जाएगा पहली परमाणु पनडुब्बी। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में दोस्तों जो मौद्रिक नीति जारी किया जाता है वह आरबीआई के द्वारा, याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कहेगा दोस्तों तो प्रधानमंत्री, और यह दोस्तों भाग 5 में इसकी चर्चा की गई है। और ऐसे तो दोस्तों टोटल संघ की भाग 5 में देखने के लिए मिलता है संघ की चर्चा। और देखिए, अगर संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कहता है तो राष्ट्रपति हो जाता है, औपचारिक राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य की महाधिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो राज्य की महाधिकता दोस्तों जो कि अनुच्छेद 165 में दिया गया है, यह दोस्तों भाग 6 से संबंधित है, भाग 6 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है दोस्तों, एडम स्मिथ को। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध दोस्तों एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप का नीति प्रारंभ किए थे, याद रखिएगा। और एडम स्मिथ से दोस्तों इनका बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो आर्थिक क्रिया का दोस्तों अध्ययन होता है उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि याद रखिएगा, समस्त अर्थव्यवस्था में, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो 2 भागों में बांटा गया है, यह एडम स्मिथ नहीं बल्कि दोस्तों रेगनर फ्रेश दोस्तों याद रखिएगा। यानी कि आपका कथन गलत है, यानी कि पहला और दूसरा कथन दोस्तों सही है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है कि समग्र रूप से मतलब सारी को दोस्तों यानी कि संपूर्ण हो जाएगा, तो समष्टि अर्थशास्त्र में याद रखिएगा। दोस्तों 24 है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे दोस्तों हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो दोस्तों देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा पूंजीवादी आंसर। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में
किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया था? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोस्तों कहेगा तो कार्ल मार्क्स के द्वारा याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था एडम स्मिथ के, और दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहता था जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो समाजवादी थी, समाजवादी याद रखना है। भूतपूर्व दोस्तों यानी कि रूस के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि एडम स्मिथ, अभी बताया दोस्तों कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि दोस्तों जॉन मेनार्ड किन्स, यानी कि तीनों कथन दोस्तों आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन दोस्तों 29 है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो देखिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था हम मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, या विकासशील अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, या दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट दोस्तों देखिए होमवर्क जो सीरीज है, या 1 फरवरी 2025 को सैटरडे को दोस्तों इसी सप्ताह क्लास में जो टॉपिक से टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दोस्तों ये हुआ नहीं, और अभी दोस्तों टोटल 6 तक क्लास बंद है, 6 फरवरी तक क्लास बंद है। तो 6 फरवरी तक दोस्तों अभी इस पर आपका जो बिहार दौरा का फर्स्ट बैच में जो होमवर्क से चला जा रहा है, इससे दोस्तों अभी कोई भी क्वेश्चन सेट नहीं आएगा। तब तक दोस्तों जैसे ही 6 तारीख को ओपन होगा, जो फिर जो सेट आएगा दोस्तों आपको हम उपलब्ध करवाते जाएंगे बिहार दौरा फर्स्ट बैच के लिए। हाँ दोस्तों, एक और बैच लॉन्च किया गया है 2249 रुपये में। यदि आप दोस्तों बैच नहीं खरीदे तो बैच खरीद सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड करके, जो कि यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। हाँ, और दोस्तों उसका ऐसा वीडियो यहाँ पे भी अपलोड आपको कर देते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तो अगर आप देखना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।